जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट में। ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें हम राजस्थान इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अभी तक, जिसमें अपन बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की बहुत सारी भर्तियां आ रही है तो उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, तो हमें यह टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में भी चर्चा करूंगा, उसके बाद में हम वन बाय वन किस राज्य में कब प्रजामंडल आंदोलन घटित हुआ और कब उसकी स्थापना हुई इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रजामंडल का अर्थ होता है देशी रियासतों में वहां के जो स्थानीय जन नेता थे उनके द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए जो आंदोलन चलाए गए उन्हें कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। यानी कि हम लिख सकते हैं देशी रियासतों में जब ब्रिटिश भारत पर शासन करते थे तो उस समय 3 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी या फिर 3 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी तथा सी श्रेणी। ए श्रेणी का अर्थ होता है जिसमें ब्रिटिश प्रांत आते हैं जैसे बॉम्बे, मद्रास आदि, और बी श्रेणी में देशी रियासतें आया करती थी। इसके अलावा सी श्रेणी में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आते थे जैसे अजमेर, मेरवाड़ा वगैरह। तो ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये बी श्रेणी की रियासतों की बात कर रहा हूं, यानी कि देशी रियासतों की बात कर रहा हूं। देशी रियासतों में स्थानीय जन नेताओं द्वारा देशी रियासतों में स्थानीय जन नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी देशी रियासतों में स्थानीय जन नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। इन्हीं प्रजामंडल आंदोलनों को प्रजा परिषद आंदोलन भी कह दिया जाता है, कई बार प्रजा परिषद आंदोलन, और इन्हीं प्रजामंडल आंदोलनों को कई बार लोक परिषद भी कह दिया जाता है। तीनों का अर्थ एक ही है, लोक परिषद कहें, प्रजा परिषद कहें, प्रजामंडल कहें, एक ही बात है। अर्थ ये है देशी रियासतों में स्थानीय जन नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाए गए उन्हें कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम कि किस प्रकार से इसकी भूमिका रही है। बात करते हैं इसकी प्रजामंडल आंदोलन कैसे प्रारंभ होते हैं। तो राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए उसमें एक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। देशी राज्य लोक परिषद ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना वैसे तो 1920 में हुई थी, लेकिन ये जो कार्यशील हुई और इसने सुचारू रूप से जब से कार्य करना प्रारंभ किया वो किया था 1927 में। तो इसकी जो विधिवत स्थापना है वो 1927 में हुई थी और बंबई में हुई थी, यानी कि आज के मुंबई में और तब के बंबई में। उस समय बंबई एक प्रांत हुआ करता था जो कि ब्रिटिश प्रांत था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बंबई में हुई विधिवत तौर पर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है प्रजामंडल आंदोलनों में। संपूर्ण देश में जो भी प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उसमें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगर राजपुताना के संदर्भ में बात करें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के ही जैसी एक संस्था का निर्माण राजपुताना में भी किया गया था। उसका नाम था राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 1931 में और इसका जो मुख्यालय था वो मुख्यालय था अजमेर, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जिसकी अध्यक्षता में राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, उनका नाम है रामनारायण चौधरी। तो मैं ये कह सकता हूं राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद जो कि
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक अनुषंगी संस्था थी, इसी की एक इकाई थी। उसका गठन किया गया 1931 में अजमेर में रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में। रामनारायण चौधरी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान की किसान आंदोलनों में, जैसे बेगू का जो किसान आंदोलन है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, उसके संस्थापक सदस्य भी थे। इसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजपुताना में, तत्कालीन राजपुताना में या फिर राजस्थान में एकमात्र अधिवेशन हुआ। हालांकि इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए, लेकिन राजपुताना में केवल एकमात्र अधिवेशन होता है, वो होता है 1945 में। कहां पर होता है? उदयपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1945 में जो उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की जाती है। पंडित नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्या प्रजामंडल आंदोलन से पूर्व या प्रजामंडल से पूर्व राजपुताना में कोई भी ऐसे संगठन सक्रिय नहीं थे जिसमें जन भागीदारी से बने हुए संगठन थे, जिसमें लोग भागीदार थे? ऐसे संगठन नहीं थे। तो इसका उत्तर है उससे पहले भी ऐसे संगठन कार्यरत थे जिनमें जन भागीदारी पर्याप्त थी और वो जनहितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा, यह हम थोड़ी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली प्रजामंडल पढ़ लेंगे, जैसे मैं आपको डायरेक्टली डेट बता दूंगा कि भाई जयपुर की इतने को तारीख को हुई है, इतने सन को हुई है, उदयपुर के इतने को हुई है, तो फिर उसमें क्या है कि अपने को आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। आजकल क्या है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है और इसके संस्थापक कौन है। ये बहुत ही घिसे पिटे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी की जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ये है कि थोड़ी पृष्ठभूमि भी पूछते हैं। इसके अलावा जो प्रजामंडल आंदोलन गठित हुए हैं उनके अंदर से भी, डीप में से भी क्वेश्चन आने लगे। तो हम दोनों ही विषयों के बारे में समानांतर रूप से चर्चा करेंगे और ऑथेंटिक किताबों के आधार पर करेंगे। राजस्थान मध्य भारत सभा, जिसका गठन 1918 में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1918 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। जो कांग्रेस पार्टी थी जिसका निर्माण 1885 में हुआ था, उसका अधिवेशन 1918 में दिल्ली में चल रहा था। तब राजपुताना के बहुत सारे नेता वहां पर गए, उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने वहां पर जब चर्चा वगैरह की, तब एक चर्चा ये भी निकल कर आई कि एक संगठन जो कि कांग्रेस की सहायता करेगा और कांग्रेस का ही सहयोगी संगठन बनकर काम करेगा, वो राजपुताना में भी होना चाहिए। तभी से राजपुताना मध्य भारत सभा की नींव डाली गई। इसकी स्थापना होती है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर होती है? दिल्ली का एक इलाका है, आपने नाम सुना ही होगा, चांदनी चौक। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, तो उसी चांदनी चौक की बात कर रहा हूं मैं। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में होती है और चांदनी चौक के भी मारवाड़ी पुस्तकालय में, मारवाड़ी पुस्तकालय में, जो मारवाड़ी पुस्तकालय था चांदनी चौक इलाके में दिल्ली में, वहीं पर ही राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो राजपुताना की भी होते हैं। इसके अलावा जो मध्य भारत, जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं आज का, उसके भी इसमें सदस्य होते हैं, जो कि इसके संस्थापक सदस्य भी होते हैं और इसकी आगे रूपरेखा को भी तैयार करते हैं। अगर इसके में कुछ प्रारंभिक शुरुआती सदस्यों की बात करूं तो मैं आपको वो नाम भी दे सकता हूं। हालांकि इनकी चर्चा हम उसके बाद में भी करेंगे, जब हम राजस्थान में जन जागरण के विषय में पढ़ेंगे। उस दौरान हम कौन कौन से संगठन एक्टिव हुए थे, कौन कौन से संगठनों का निर्माण हुआ था, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहरहाल मैं हल्की फुल्की जानकारी यहाँ पर आपको देने की कोशिश करता हूँ। राजपुताना मध्य भारत सभा, जिसका गठन दिल्ली में हुआ था, चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था। वर्तमान समय में भी चांदनी चौक इलाके में मारवाड़ी पुस्तकालय मौजूद है। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज उद्योगपति थे ये, जिन्होंने राजस्थान सेवा संघ की आर्थिक सहायता भी की थी। इसको भी इन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। कब सुना था आपने ये नाम? जब आपने इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट पर बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा, तो उस दौरान आपने गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम जरूर सुना होगा, जो कानपुर से
प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया करते थे। और उसी समाचार पत्र में जो विजय सिंह पति, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने की बोला। और प्रताप समाचार पत्र में जब बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा हुई, उसी के बाद में वो राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गई थी। बहरहाल फिलहाल वर्तमान परिस्थिति पर बात करते हैं। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, वीएसपी लिखता हूं मैं हमेशा शॉर्ट में, विजय सिंह पथिक। इसके अलावा चांदकरण शारदा जो कि मारवाड़ के रहने वाले थे, और मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए उनमें इनकी भूमिका रही थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 दिल्ली में होती है, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। आरंभिक सदस्य जो इसके संस्थापक रहे हैं, जमनालाल बजाज रहे, गणेश शंकर विद्यार्थी रहे हैं, विजय सिंह पथिक रहे, चांदकरण शारदा रहे, 2-3 नाम और मैं लिख सकता हूँ। क्या ये यहीं पर रहा है या फिर इसका कार्यालय शिफ्ट हुआ? तो इसका कार्यालय शिफ्ट होता है। इसका कार्यालय बाद में शिफ्ट होकर हो जाता है कानपुर, और उसके कुछ समय बाद में इसका कार्यालय शिफ्ट होकर हो जाते हैं दोस्तों अजमेर। अजमेर राजपूताना में जितनी भी गतिविधियां घटित हुई, जितने भी आंदोलन घटित हुए हैं और जितने भी संघ संगठन बने हैं, उनका प्रमुख केंद्र रहा है। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के खिलाफ नहीं थे, वो इस चीज के खिलाफ थे कि भाई सशस्त्र विद्रोह नहीं होना चाहिए, यानी कि हथियारों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जबकि अजमेर में बहुत ही खास नियंत्रण हुआ करता था अंग्रेजों का, बावजूद उसके अजमेर में ही बहुत सारे संगठनों का कार्यालय था। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात हमने कर ली। मेरे ख्याल से आपको नीचे दिखेगा नहीं, जगह भी है नहीं, तो मैं इसको साफ करके एक और संगठन की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। फिलहाल हमने चर्चा की है देशी रियासतों में जो स्थानीय जन नेताओं के द्वारा लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन्हीं को प्रजामंडल आंदोलन, लोक परिषद या फिर प्रजा परिषद आंदोलन कह दिया जाता है। इन आंदोलनों में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी ऑफिशियल विधिवत इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में हुई थी। और इसी का एक अनुषंगी संगठन जिसका नाम राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, उसकी स्थापना 1931 में अजमेर में होती है। अध्यक्षता की जाती है रामनारायण चौधरी के द्वारा। एक और संगठन राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 दिल्ली चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय, बाद में इसका ऑफिस अजमेर, और जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय शंकर पथिक, चांदकरण शारदा इसके संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से संगठन सक्रिय थे। ये हम अभी बस केवल पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 राजपूताना में जो प्रजामंडल आंदोलन घटित हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी रियासतों में हुए हैं, कैसे हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, कौन कौन उसमें भागीदार रहे, कैसे दमन के प्रयास हुए हैं और कैसे प्रजामंडल आंदोलन आगे बढ़े हैं। आप धैर्य के साथ वीडियो देखते रहे, आपके लगभग सभी प्रकार के जो डाउट है उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। और राजस्थान इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन है, ये सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक और इसके बाद भी जो आने वाली वीडियो रहेंगे अपने प्रजामंडल आंदोलन, उसमें मैं इस पूरे टॉपिक को इतना ज्यादा सिंपल कर दूंगा ऑथेंटिक किताबों के आधार पर कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और संगठन की बात अब हम कर लेते हैं, जिसकी चर्चा हम बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान भी कर चुके हैं। राजस्थान सेवा संघ, पहले भी हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1919 में। कहां पर होती है? वर्धा में होती है। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पथिक, VSP, राम नारायण चौधरी, RNC, और हरि भाई किंकर, HBK। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्य भूमिका विजय सिंह पथिक, लेकिन राम नारायण चौधरी भी थे और हरिभाई किंकर का भी योगदान माना जाता है। इसका कार्यालय दोस्तों 1920 में शिफ्ट कर दिया जाता है अजमेर। राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय 1920 में अजमेर में शिफ्ट कर दिया जाता है। और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा बहुत प्रमुख समाचार पत्र निकाले जाते हैं, जिससे
राजपूताना की अलग अलग घटनाओं के बारे में जिक्र होता है, जन जागृति लाने का प्रयास होता है, किसान आंदोलनों को प्रमुखता के साथ उठाया जाता है। जैसे राजस्थान सेवा संघ के तत्वाधान में ही राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला जाता है। जब राजस्थान केसरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो नवीन राजस्थान निकाला जाता है। नवीन राजस्थान निकाला जाता है। जब नवीन राजस्थान पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विजय सिंह पथिक इससे जुड़े हुए थे, रामनारायण चौधरी से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े जो राजपूताना के नेता थे वो इस संघ से जुड़े हुए थे। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि 1927-28 के बाद में ये जो संगठन है वो मृत प्राय हो गया था, इतना अधिक क्रियाशील नहीं था। बावजूद इसके इसने 7-8 वर्षों के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित इन समाचार पत्रों के द्वारा ही बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा भी की गई थी और बेगू किसान आंदोलन की चर्चा भी इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से की गई थी। बहरहाल हमने इस संघ को भी जानने की कोशिश की और इसके संस्थापक सदस्यों को समझने की कोशिश की है और थोड़ी सी चर्चा हमने अखबारों के बारे में भी की है जो कि भी समानांतर रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो राजपूताना में जो प्रजामंडल हैं वो 1931 से ही बनना प्रारंभ हुए थे। 1931 में सर्वप्रथम जयपुर में प्रजामंडल का गठन होता है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। लेकिन राजपूताना में जो विधिवत तौर से या फिर जो बड़े पैमाने पर प्रजामंडल देखने को मिलते हैं, प्रजामंडल आंदोलन देखने को मिलते हैं, वो 1938 के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ष है दोस्तों 1938। हरिपुरा जो कि गुजरात में है, यहां पर राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में है, कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन चल रहा था। किसकी अध्यक्षता में चल रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे इसकी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही महान क्रांतिकारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1938 में हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस को अधिवेशन चल रहा था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जा रही थी। इसी समय पर बहुत सारे जो राजपूताना के नेता हैं, इसके अलावा दूसरे क्षेत्र के जो नेता हैं वो इनसे मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, जो कांग्रेस थी वो ये कहती थी हम देशी रियासतों के किसी भी प्रकार के मामलों में नहीं पड़ेंगे, हम केवल ब्रिटिश प्रांतों के लिए ही संघर्ष करेंगे। जो ब्रिटिश प्रांत में घटनाक्रम घटित हो रहा है, यानी कि हम केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किसी भी मुद्दे पर संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम देशी रियासतों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन इस अधिवेशन में ये जो प्रतिबद्धता थी कांग्रेस की, उस प्रतिबद्धता में हल्का सा अंतर आया है। देखते हैं कैसे। इस अधिवेशन में बहुत सारे देशी रियासतों के जो लोग बाग थे, जो नेता थे, वो कांग्रेस के नेताओं से मिले। इनको प्रस्ताव दिया कि जो देशी रियासतें हैं वहां पर जनता का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। तब कांग्रेस कहती है कि जन नेताओं को यानी स्थानीय क्षेत्र पर जो अलग अलग नेता हैं उनको राजनीतिक संगठन बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार के शासन की स्थापना के लिए। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक ऑफिशियल बयान आता है कि देशी रियासतों में जो वहां के जन नेता हैं या फिर जो जन सामान्य समूह हैं उनको राजनीतिक संगठन बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए। और अगर वो इस प्रकार के संगठन बनाते हैं तो हम उनको संरक्षण भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये घोषणा भी इसी अधिवेशन के दौरान की जाती है 1938 में। और यही कारण है कि 1938 के बाद में जो राजपूताना की अगर हम बात करें, हम तो राजपूताना की बात करेंगे, अगर हम राजपूताना की बात नहीं करें, संपूर्ण भारत की बात भी करें, तो 1938 के बाद में जो संपूर्ण भारत में या फिर हम विशेष राजपूताना की बात करें तो यहाँ पर प्रजामंडल बहुत ज्यादा गठित होना प्रारंभ हुए, बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिला, बहुत ज्यादा जन भागीदारी, बड़े बड़े जन नेता
उभरे, जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रियासत में, अपने अपने राज्य में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार की शासन की स्थापना के लिए प्रयासरत थे, जिन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली और बहुत सारे संघर्ष भी किए। आज हमारी चर्चा का विषय रहा है दोस्तों राजपूताना में प्रजामंडल आंदोलन। इसके बारे में हमने पृष्ठभूमि समझने की कोशिश की है और थोड़ी सी स्थिति को समझने की भी कोशिश की है। इसके बाद वाली वीडियो में हम 1 बाय 1 अलग अलग प्रजामंडलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे जयपुर प्रजामंडल के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। उसके बाद में बहुत सारी जितने भी कोटा है, बूंदी है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन है, पर्टिकुलर क्लास है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में।